जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह अलवीज़ है एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 और पार्ट 3 का हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है। अच्छा जी, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले अगेन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से वही है कि जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कह लें उसका इंग्रेडिएंट था दैट वाज ऑफर, जिसको हमने इन डिटेल पढ़ा। सेकंड पे वाज एक्सेप्टेंस, जिसको हमने इन डिटेल पढ़ा। देन हमने देखा कि लॉफुल कंसिडरेशन, जिसको हमने इन डिटेल देखा। एंड देन हमने फ्री कंसेंट पढ़ा कि नंबर 4 पे जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो फ्री कंसेंट है, वो हमने जो है वो इन डिटेल पढ़ा। और नंबर 5 पे अभी कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कहा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि हम आज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के अलावा हिसाब लगाएं कि क्या हो सकता है, मतलब इसेंशियल एलिमेंट जिसको हमने आज पढ़ना है, तो वो आंसर करें ताकि उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज हमने खैर मेरा ख्याल है आंसर नहीं आ रहा है, अभी आ गया है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। ओके, तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि ऑफ़र सबसे पहले, देन एक्सेप्टेंस, देन जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन, देन फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। ये 4 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए थे कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए ये 4 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 एलिमेंट्स आ गए। नंबर 5 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। आज हम देखेंगे कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, और कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जब हम ये बात देख लेंगे तो फिर हम ये भी बात देखेंगे कि अगर आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि किसी ऐसे बंदे ने किया दैट हु वाज नॉट कॉम्पिटेंट, जो कि कॉम्पिटेंट नहीं था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या असरात हो सकते हैं, इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। बड़ा शॉर्ट सा आज का एक लेक्चर है और आसान सा भी है, सिंपल सा। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं, जिसने क्लास लीव करनी है, जिसको जल्दी है, तो एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक अनसाउंड माइंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और एक ऐसा बंदा जिसको लॉ ने जो है वो मना किया हो किसी भी वजह से, वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एक मेजर, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एक साउंड माइंडेड पर्सन, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने मना नहीं किया हुआ। ठीक है, ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात ख़त्म हो गई है, लेक्चर ख़त्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जिसने इन डिटेल कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हेडिंग्स कैसे बनानी है, इस बात की तलाश के लिए अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो वो लेक्चर का हिस्सा रहे टिल एंड। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। कहता है जी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मीन्स, ठीक है, कैपेसिटी से क्या मुराद है? द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक बंदे की जो कैपेसिटी होती है उसको आप बोलते हैं कॉम्पिटेंसी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, या कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जैसे कि आपने कहीं पे एडमिशन लेना है, लॉ में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप लॉ में एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटेंट भी हैं या नहीं, यानी आपने इंटर पास किया हुआ है कि नहीं, इंटर में आपके 45% से अबव मार्क्स हैं कि नहीं, फिर आपने लैट टेस्ट पास किया है कि नहीं, लैट में 50 मार्क्स हैं कि नहीं। फिर देखा जाता है कि जो है वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मतलब आप कॉम्पिटेंट हैं, आप जो है वो लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने करना है तो सबसे पहले आपकी कैपेसिटी देखी जाती है कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। वो कैपेसिटी कहाँ पे मेंशन है? आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, उसके अंदर ही बताया जाता है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन एक कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 11 देखते हैं, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो काबिल है। हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, वो जो कि एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच चुका है, यानी जिसकी उम्र पाकिस्तानी लॉ में 18 साल हो चुकी है। ठीक है, ऑफ साउंड माइंड, और वो साउंड माइंडेड है, मतलब पागल या दीवाना नहीं है। ठीक है, एंड नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, और जिसको लॉ ने मना नहीं कर रखा कॉन्ट्रैक्ट करने से
तो समझा रहेगा कि ये 3 बंदे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ पर्सन विदाउट लीगल कैपेसिटी, एक ऐसा बंदा जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, उसके पास लीगल कैपेसिटी नहीं थी, या तो 18 साल उम्र उसकी पूरी नहीं हुई थी, या तो वो साउंड माइंडेड नहीं था, और या उसको लॉ ने मना कर रखा था, फिर भी अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड इन लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें ऑफर होगी, जिसमें एक्सेप्टेंस होगी, जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन होगी, जिसमें फ्री कंसेंट होगी, और जिसमें नंबर 5 पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज मेजर होंगी, साउंड माइंडेड होंगी, और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ होंगी। ये सिनेरियो होगा तो समझा रहेगा कि ये पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इंट्रोडक्शन होपफुली आपको समझ आ गया है। अगर आ गया तो से यस इन द कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन थिंग। अगर रेलिवेंट प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 10 एंड 11 डील्स विद द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अगर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सोचा यहाँ पे आपको याद करवाता चलूँ। ऑफर सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्टेंस नंबर 2 पे हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन नंबर 3 पे हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, फ्री कंसेंट नंबर 4 पे हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज नंबर 5 पे जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। एंड देन है सर्टन इंडेफिनिट होना चाहिए, या मजीद भी 1-2 चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक हेडिंग ऐड कर दी। मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद होता है? कहते हैं जी द मेंटल एबिलिटी, किसी भी इंसान की जो जहनी सलाहियत है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, जिसके तहत वो किसी मसले को समझ सकता है, एंड मेक डिसीजन, और उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला ले सकता है। दिस इज नाउन एज कॉम्पिटेंसी। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 वो बात करता है कॉम्पिटेंसी के बारे में। क्या कहता है? एवरी पर्सन, हर वो शख्स इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कौन? हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। पहली चीज है एज ऑफ मेजोरिटी, यानी वो बंदा जो एज ऑफ मेजोरिटी को यानी 18 साल को पहुंच चुका है, ही और शी कैन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। स्क्रीन किसी एक बच्चे को शो नहीं हो रही है, बाकियों को भी नहीं हो रही। अगर तो बाकियों को शो हो रही है तो से यस इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, पहली बात हो गई एज ऑफ मेजोरिटी। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड, यानी जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है। यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये 18 साल है, अगर आप यूएसए से हैं तो वहाँ देखा जाएगा कि उम्र 18 साल है या 16 साल है या 20 साल है। अगर आप श्रीलंका से हैं तो वहाँ पे देखा जाएगा कि ये क्या उम्र है। ठीक है। तो मतलब जिस भी लॉ का आप सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस लॉ में एज ऑफ मेजोरिटी को आप पहुँच चुके हों, पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है। नंबर 2 पे एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, ये नंबर 2 पे आ गया। ठीक है। नंबर 2 पे क्या क्वालिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? साउंड माइंड। साउंड माइंड होना किसी बंदे का जरूरी है। ठीक है। 2 इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। एंड इज नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड। ठीक है। तो वही बात है कि जहां का वो रहने वाला है, जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है, उस लॉ के तहत उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया गया हो। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो ये बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यही आपका क्वेश्चन है। सेक्शन 11 में हमने क्लियर कट देख लिया कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो नंबर 1 पे मेजर मतलब एज ऑफ मेजोरिटी, नंबर 2 पे साउंड माइंडेड, और नंबर 3 पे नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हैं सेक्शन 11 में। अगर इसेंशियल्स देखें कि सेक्शन 11 के इसेंशियल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले 3 इसेंशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला है एज ऑफ मेजोरिटी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी है, 20 नंबर का जो है वो सवाल है। ठीक है। तो जब तक शीट्स ना भरें तो स्वाद नहीं आता, चस नहीं आती उनको। ठीक है। तो मजबूरी है हमारी हेडिंग्स बनाना और हेडिंग से हेडिंग निकालना और आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करना। ठीक है। जिनकी हर ग्रुप में आप जो है वो जिक्र भी सुनते हैं, और यही हमारी शान है। ठीक है। एनी हाउ, सबसे नंबर 1 पे एज ऑफ मेजोरिटी कहता है जी अ पर्सन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। जिस लॉ का वो सब्जेक्ट मैटर है
उस लॉ में वो एज ऑफ मेजोरिटी अडॉप्ट कर चुका हो। इन पाकिस्तान अ पर्सन जनरली बिकम्स मेजर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, पाकिस्तान में 18 साल के बंदे को मेजर समझा जाता है। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ले लें, A 17 years old boy cannot make a valid contract to sell property। एक 17 साल का बच्चा है और वो प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। लेकिन वही बच्चा अगर 18 साल का हो गया है एंड नाउ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस हवाले से, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, वो वैलिड होगा। नंबर फर्स्ट एसेंशियल क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी। नंबर सेकंड है साउंड माइंडेड, जहनी तवाज़ुन ठीक होना। अ पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस टाइम पे उसका साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के साल बाद उसको जो है वो दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक अ रीजनेबल डिसीजन अबाउट इट। यानी वो बंदा इस काबिल हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में समझ रखता हो, हाव नाव रखता हो, उसके बारे में जो है वो उसको अंडरस्टैंडिंग हो, उसको समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोई डिसीजन ले सके, तो समझा जाएगा कि ये साउंड माइंडेड है। एग्जाम्पल है, अ मेंटली स्टेबल पर्सन कैन वैलिडली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बंदा है, ठीक है, ए, और वो मेंटली तौर पे स्टेबल है, मतलब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, मामला तो उसके ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नंबर थर्ड पे है नॉट डिसक्वालीफाई बाय लॉ। कहता जी, अ पर्सन मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ। सर्टन पर्सन्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लॉ जो है वो मना करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। कहता है, एग्जाम्पल है, एन एलियन, एनिमी और अ पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मे बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन सर्टन सिचुएशंस। एक बंदा है जिसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया है, ठीक है, जो आपका कोई जो है वो एलियन एनिमी है, मतलब दूसरे मुल्क से यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो उसको आप लॉ जो है वो मना करता है कि इस बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये तीन जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 11 के, कि सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी का होना ज़रूरी है, नंबर सेकंड पे साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है, और नंबर थर्ड पे नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला है तो बता सकते हैं। अगर समझ आ गई है तो से येस इन द कमेंट सेक्शन, अगर समझ नहीं आई है तो से नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताना है ताकि हम रिमेनिंग लेक्चर जो है वो कर सकें। चलें जी, क्लियर 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 टू ऑल ऑफ देम। ओके, अब आ जाते हैं इसके हवाले से केस लॉ ऐड कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन की मजीद लेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। साइटेशन है पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1972 लाहौर, पेज नंबर 05 है। लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट में क्या हुआ था कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 11, यही तो हमने पढ़ा, ठीक है, तो इस हवाले से जजमेंट है। पर्सनस नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से बंदे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे कौन से पर्सनस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो आंसर आपको आता है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एक अनसाउंड माइंडेड बंदा, ठीक है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और एक ऐसा बंदा जो कि जिसको लॉ ने जो है वो डिसक्वालीफाई किया हुआ है, ठीक है, कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये वो बंदे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वही है, माइनर आ गया बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अनसाउंड माइंडेड जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और पर्सन डिसक्वालीफाई बाय लॉ मतलब फॉरेन एनिमीज़ हैं, कोई कन्विक्ट है, कोई अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, कोई एलियन एनिमी, बैंकरप्ट है, एटसेट्रा। ये वो बंदे हैं जिनको लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है, डिसक्वालीफाई कर देता है कि ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगल कैपेसिटी, एक बंदे के पास लीगल कैपेसिटी नहीं थी, या तो वो माइनर था, या वो अनसाउंड माइंडेड था, या जो है वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ था, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? नंबर पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा, सिरे से ही गलत है। लॉ ने कह दिया कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, फिर भी अगर आपने किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सिरे से ही वॉइड हो जाएगा, पहला इफेक्ट। दूसरा, नो लीगल इन्फोर्समेंट, लीगली तौर पे कौन सा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा? जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है,
और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, सिरे से वॉइड है, तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप लॉ में या अदालत में जाके इन्फोर्स करवा सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, नंबर सेकंड पे ये इफेक्ट हो गया। नंबर थर्ड पे है नो लाइबिलिटी ऑन इनकैपेबल पर्सन। ठीक है, कोई भी इसके इवज आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई भी ड्यूटी को जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रोटेक्शन बाय लॉ, लॉ इसको किसी तरह की को प्रोटेक्शन नहीं देगा। ठीक है, एंड ऑल दैट। एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। ये था हमारा आज का सिंपल सा, इजी सा, आसान सा, छोटा सा क्वेश्चन रिगार्डिंग कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। हमने देखा कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा एक मेजर, साउंड माइंडेड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, ये 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक अनसाउंड माइंडेड पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफेक्ट्स क्या होंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी, किसी तरह की कोई लॉ प्रोटेक्शन नहीं देगा, किसी तरह से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे। एक केस लॉ भी ऐड कर दिया जो कि ये कहता है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपॉन नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ आया है तो से यस इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं भी आया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिएगा, इंशाल्लाह लाजमी आ जाएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।